तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों वैधता, औचित्यपूर्णता या लेजिटिमेसी। तो वैधता का जो अंग्रेजी पर्याय है वो लेजिटिमेसी है, और इसका जो लैटिन शब्द है लेजिटिमस से बना हुआ, इसका अर्थ है उचितता या कानून की दृष्टि से उचित होना। उचितता या कानून की दृष्टि से उचित होना। सर्वप्रथम रोमन राजनीतिक विचारक सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। जे एच स्कार ने अपनी प्रसिद्ध कृति लेजिटिमेसी इन मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य में वैधता 1981 में लिखा है कि आज के युग में वैधता को विश्वास का विषय माना जाता है। यदि लोगों के मन में यह विश्वास हो कि वर्तमान संस्थाएं उपयुक्त एवं नैतिक दृष्टि से उचित हैं, तो उन संस्थाओं को वैध माना जाता है। रॉबर्ट डहल वैधता को नैतिकता की बजाय मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लेता है तथा प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इसे निर्णय निर्माण व राइटनेस ऑफ डिसीजन सही निर्णय के रूप में परिभाषित करता है। लिपसेट के अनुसार इसकी बुक है पॉलिटिकल मैन 1964 में आती है। वैधता का अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया एवं स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित होती हैं। कोई भी शासक शक्ति के सहारे धरती पर शासन कर सकता है, परंतु वैधता के सहारे वह लोगों के हृदय पर शासन करता है। राजनीतिक विकास एवं सभ्यता की प्रकृति के साथ साथ बल प्रयोगात्मक शक्ति का प्रयोग कम होता जाता है, और अब अपवाद स्वरूप जिन परिस्थितियों में जहां कहीं भी और जितनी मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है, उसके पीछे भी जन समर्थन रहता है। इस जन समर्थन या सहमति को औचित्यपूर्णता या वैधता कहा जाता है। वैधता के अभाव में सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट किया जाता है, युद्ध व क्रांतियां होती हैं अथवा सत्तारूढ़ शासकों का तख्ता पलट कर दिया जाता है। डहल के अनुसार राजनेता अपने कार्यों को वैधता या औचित्यपूर्णता प्रदान करने का निरंतर प्रयास करते हैं। वे अपने प्रभाव को औचित्यपूर्णता के वस्त्र पहनाते हैं, और ऐसा हो जाने पश्चात ही उन्हें सत्ता कहा जाता है। तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी की हमने उसके पहले ही परिभाषा देखी है कि पावर प्लस लेजिटिमेसी। आपकी पावर तब तक ऑथराइज्ड नहीं मानी जाएगी जब तक उसके साथ लेजिटिमेसी नहीं है, लोगों की सहमति नहीं है। लोगों की सहमति लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बोर्ड का होता है, तो आप सीधे लोगों की, जनता के दिलों में राज करो, तो बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों की सहमति लेने के। प्रजातंत्र में भय एवं आतंक से आज्ञा पालन कराना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए प्रजातंत्र को वैधता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। वैधता के कारण द्वंद्व एवं विवाद किसी देश की शासन व्यवस्था को कभी विभंग अथवा निपात ब्रेकडाउन व डिस्टर्ब की स्थिति में नहीं ला सकता। तो अगर वैधता है, मोदी सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा है, तो डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा। अगर आप 2017 में नोटबंदी भी ला लोगे, फिर भी लोग आपके समर्थन का या आपकी बात का समर्थन करेंगे, नहीं तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए। वैधता के अभाव में शक्ति अथवा सत्ता का विरोध किया जाता है। अगर वैधता नहीं होगी तो फिर आपका विरोध किया जाएगा। बल, दमन व शक्ति की अपेक्षा सत्ता, नेतृत्व, प्रभाव, अन्याय आदि में भी अधिक औचित्यपूर्णता मानी जाती है। लोकतंत्र का आधार वैधता है, जबकि नौकर तानाशाही का आधार बल प्रयोग एवं शक्ति। शक्ति सत्ता वैधता का आपसी संबंध है। तो जब शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाता है तो सत्ता बन जाती है। सत्ता अथॉरिटी इक्वल टू शक्ति प्लस वैधता, यानी पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल टू अथॉरिटी। अतः वैध या औचित्यपूर्ण शक्ति को ही सत्ता कहा जाता है। फिर ग्रामसी वैधता को हेजमनी के रूप में देखता है। वैधतामूलक संस्थाएं परिवार, स्कूल, चर्च व मीडिया किसी भी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत साधारणतः बहुमत समर्थन को वैधता की कसौटी माना जाता है। बलात् राज्य परिवर्तन को पिछली प्रणाली की अवैधता को दर्शाता है। इस प्रकार वैधता वास्तव में शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाए तो उसमें स्थायित्व आ जाता है। कोई भी शासक शक्ति के साथ धरती पर शासन कर सकता है, परंतु वैधता के सहारे वह लोगों के हृदय में शासन कर। तो आप शक्ति के सहारे, आप अपनी तलवार के सहारे धरती पर शासन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोगों के दिलों में राज करना है तो उसके लिए आपको वैधता जरूरी होती है। वैधता के बिना शक्ति अपनी दृढ़ता को प्रमाणित नहीं कर पाती। शक्ति के बिना वैधता कोरा आडंबर सिद्ध होती है, ऐसा हेनरी किसिंजर बोलते हैं। परिज जकारिया वैधता राजनीतिक शक्ति के लिए अमूल्य अमृत तुल्य। फिर वैधता की विशेषताएं, तो वैधता का आधार है विश्वास सिद्धांत। तो विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित जन सहमति एवं जन सहमति की वैधता की नींव है, या वैधता ही नींव है। तो जन सहमति ही वैधता की नींव है। बेसिकली जो वोट
चुनाव हो रहे हैं ना, तो अब इस प्रकार जो जो लोग जिस पार्टी को वोट देंगे या जो पार्टी पावर में आएगी, तो इस प्रकार से उसकी जो अथॉरिटी है वो वैध मानी जाएगी या जनहित व जनसहमति उसको मिल गई है, इसलिए उसकी जो अथॉरिटी है वैलिड होगी। वैधता ही शक्ति को सत्ता में बदलती है। वैधता लोगों के विश्वास एवं मूल्यों पर आधारित होती है। वैधता शासकों व शासितों के बीच विश्वास का सूत्र है। राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? सार्वजनिक कल्याण। वैधता शासन व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है। सहमति एवं न्याय संगतता वैधता का केंद्रीय विषय है। मान्यता एवं स्वीकृति सरकार की वैधता के लिए आवश्यक है। मान्यता एवं स्वीकृति। वैधता में प्रभाविकता का तत्व विद्यमान होता है। वैधता के स्रोत तो पहला है परंपराएं एवं रीति रिवाज। तो राजतंत्र में राजा की सत्ता, परिवार में पिता की सत्ता, ये परंपराओं से आती है वैधता। विधान एवं कानून, तो क्योंकि ये जनता की सहमति एवं उनके मूल्यों एवं विश्वासों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत का संविधान, तो ये भी एक वैधता का स्वरूप है। चमत्कारी एक असमयी वैधता, तो महावीर, बौद्ध, फिर जो गांधी हैं, इनकी सत्ता ये कैरिज्मेटिक लीडरशिप है। कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व के कारण इनको वैधता मिल गई थी। विचारधाराएं तो साम्यवादी, पूंजीवादी, नाजीवादी विचारधारात्मक शक्ति ही किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, उसे वैधता प्रदान करती है। एलन बुचनन या बुकानन अपनी पुस्तक जस्टिस, लेजिटिमेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन 2003 में कहते हैं कि वैधता का सबसे बड़ा मापदंड नैतिकता होती है। बुकानन के अनुसार वैधता के लिए राज्यों की सहमति ना तो आवश्यक है और ना ही पर्याप्त है। वैधता के कई आधार होते हैं। सहमति, दूसरा यूटिलिटी, तीसरा सार्वजनिक विवेक यानी कि पब्लिक कंसेंस या प्रजातांत्रिक अनुमोदन। तो सहमति यानी कंसेंट। सहमति का विचार वैधता शासन का सार है। 17वीं शताब्दी से पहले वैधता प्राकृतिक कानून एवं दैवी सत्ता से संबंधित थी। 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसियस, हॉब्स जैसे विचारकों ने वैधता के लिए शासित की सहमति की आवश्यकता का सर्वप्रथम अपनी पुस्तकों में वर्णन किया। बाद में लॉक ने भी सहमति को शासन की वैधता का आधार माना। जोसेफ राज ने सहमति एवं सत्ता के मध्य संबंधों को 3 तरह से समझने पर बल दिया। पहला, शासित की सहमति राजनीतिक सत्ता के लिए एक आवश्यक शर्त है, यानी जिस पर रूल किया जा रहा है उसकी सहमति हो तो एक आवश्यक शर्त है। ये वैधता के लिए सहमति आवश्यक शर्त नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए आवश्यक शर्त इस प्रकार से होती है कि उसे शासित की सहमति को आवश्यक मानना पड़ता है। फिर वैध राजनीतिक सत्ता की स्थितियां इस प्रकार से होती हैं कि जो सत्ता के द्वारा शासित होने और उन्हें सहमति देने की बाध्यता होती है। यूटिलिटी, उपयोगिता की दृष्टि से एक वैध राजनीतिक सत्ता उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होती है। बेंथम ने हॉब्स के इस विचार का खंडन किया कि राजनीतिक सत्ता समझौते का परिणाम है। उसके अनुसार राज्य ही ऐसी स्थिति बना सकता है जिसमें लागू होने वाले समझौते बन सकते हैं। प्रजातांत्रिक अनुमोदन, तो संक्षेप में वैधता या औचित्यपूर्णता वह सहमति है या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। यदि किसी सरकार को जन सहमति या जन स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो उसकी वैधता में कमी हो जाती है और ऐसी सरकार क्रांति या अन्य माध्यमों से बदल दी जाती है। उदाहरण के लिए 1782 तक आते आते फ्रांस में लुई 16 की वैधता में कमी आ गई, अर्थात लुई सरकार के प्रति जन सहमति एवं जन समर्थन कम हो गया और तख्ता पलट हो गया और क्रांति हो गई। वैधता का विचार लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन सहमति एवं जन समर्थन की सर्वाधिक आवश्यकता होती। तो लोकतांत्रिक वैधता यानी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, तो लोकतंत्र 3 प्रकार से वैधता को बढ़ाता है। पहला, यह सहमति के माध्यम से कार्य करता है। लोकतंत्र राजनीतिक भागीदारी के अवसर का विस्तार, मतदान के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल या इस समूह में शामिल होने या विरोध प्रदर्शन की गतिविधियों से वैधता को मजबूत करता है। लोकतांत्रिक शासन का सार समझौता, सुलह या बातचीत की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रतिद्वंदी हितों एवं समूह को बल का सहारा लेने व नग्न शक्ति के प्रयोग के बजाय सापेक्ष रूप से शक्ति के साथ रहने का रास्ता मिल जाता है। लोकतंत्र में चुनाव, विधानसभा में बहस, पार्टी प्रतियोगिता आदि के माध्यम से हिंसक संघर्ष को टाला जाता है। फिर लोकतंत्र एक प्रतिक्रिया प्रणाली है, फीडबैक सिस्टम के रूप में कार्य करता है जो राजनीति को दीर्घकालिक स्थिरता की ओर ले जाती है। यह प्रतिक्रिया फीडबैक जो सिस्टम है आउटपुट एवं इनपुट में संतुलन बनाए रखती है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकारों को हटाया जा सकता है, सार्वजनिक नीतियों को बदला जा सकता है। अतः ये फीडबैक सिस्टम लोकतंत्र में असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम के संकट को प्रतिबंधित करके नागरिक संघर्ष, विद्रोह या क्रांति की संभावना को काफी हद तक कम कर देता है। तो नेक्स्ट है गैर लोकतांत्रिक वैधता, नॉन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। सहमति की बजाय भय एक ऐसा मुख्य साधन है जिसके माध्यम से नागरिकों को राज्य शक्ति का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
गैर लोकतांत्रिक वैधता के 3 रूप अथवा 3 उपकरण हैं। पहला, चुनाव। हालांकि एक शासन को लोकतांत्रिक मुखौटा देने के लिए पार्टी चुनाव में धांधली भी करा देती है। जैसे पाकिस्तान में जो चुनाव हुए देख ही सकते हैं आप, नाजीवादी जर्मनी में, फांसीवादी इटली में, अफ्रीका के एक दलीय राज्य में और साम्यवादी शासन में रूस, चाइना वगैरह में तो 100% वोटिंग होती है। दूसरा, गैर लोकतांत्रिक कारक तो नॉन डेमोक्रेटिक रीजन। अन्य बातों को यदि छोड़ दें तो इस शासन में जीवन स्तर में सुधार करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल करने की क्षमता होती है। तीसरा है वैचारिक वैधता, आइडियोलॉजिकल डेमोक्रेसी। वैचारिक वैधता का उपयोग नेता, सेना या पार्टी के शासन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर की जो सत्ता थी, लीबिया में कर्नल गद्दाफी थे, साम्यवादी शासन में मार्क्सवादी और लेनिनवाद पर जोर दिया जाता था, सऊदी अरब में राजशाही का समर्थन करने वाला वहाबवाद। तो नेक्स्ट है वैधता के आधार, विभिन्न विचारकों के विचार। तो प्लेटो, दार्शनिक राजा की न्याय की भावना एवं उदात्त नोबल झूठ वैधता के आधार है। अरस्तु, कानून का शासन। मध्य युग में देवी शक्ति का विचार वैधता का आधार था। समझौतावादी जो विचारक हैं, विशेषकर लॉक ने जनता की सहमति, कंसेंट ऑफ द पीपल को राज्य की वैधता का आधार बताया। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेंटी और जनरल बिल को वैधता का आधार बताया। बेंथम के अनुसार वैधता इस पर आधारित होती है कि क्या कानून व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं या नहीं। ऐसा करते समय व्यक्तियों के कुछ अधिकारों पर नियंत्रण भी हो सकता है। फिलिप पेटिट के अनुसार एक राज्य न्यायपूर्ण है अगर वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थोपता है जो सभी नागरिकों के लिए एक गैर प्रभुत्ववादी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह राज्य वैध है अगर वो यह कार्य उचित प्रकार से करता है। तो अगर किसी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश, जन आंदोलन बहुत ज्यादा हो, हिंसा व अव्यवस्था का बोलबाला हो, तो इसका तात्पर्य है कि उस सरकार ने अपनी वैधता खो दी। तो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो हुआ था, इसी का उदाहरण है। आधुनिक प्रजातंत्र की औचित्य पूर्णता का आधार पर प्लेटो की वृद्धि या नैतिक न्याय भावना व रूसों की समान इच्छा को नहीं माना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र की जो लेजिटिमेसी है, उसका आधार प्लेटो की बुद्धि या नैतिक न्याय भावना या रूसों की समान इच्छा को नहीं माना जाता है। इन्हें केवल एक आदर्श भावना मात्र माना जाता है। आज के विशाल राष्ट्र राज्यों में इस प्रकार की बौद्धिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विश्वासों की एक रूपता संभव नहीं है। प्रजातंत्र में विरोधी विचारों का होना एक सीमा तक स्वयं वैधता का प्रतीक एवं व्यवस्था के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भिन्नताओं में समायोजन प्रजातंत्र का मूल कार्य माना जाता है। ब्रूस गिली, इनकी पुस्तक है द राइट टू रूल: हाउ स्टेट्स विन एंड लूज लेजिटिमेसी में वैधता के 3 उप प्रकार बताते हैं। पहला लेजिटिमेसी, दूसरा है जस्टिफिकेशन, तीसरा है कंसेंट। फिर स्टर्नर बर्जर के विचार। तो विभिन्न प्रकार की शासकीय वैधता को स्टर्नर बर्जर ने 2 भागों में बांटा है। पहला दैवी यानी न्यूमिनस वैधता, या प्राचीन मिस्र में दैव तुल्य सम्राटों, ईसाई जगत के ईसा के ईश्वर पुत्र की मिथ, मूसा की प्रेरणाएं या मार्क्स द्वारा इतिहास के मूर्तिकरण आदि में देखने को मिलती हैं। नागरिक वैधता, सिविल वैधता, तो इसका अस्तित्व उस समय देखने को मिलता है जबकि शासन सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्त शासी इकाइयों के मध्य संयोग हेतु समझौते के रूप में होता है। अस्तु का पुलिस, मध्यकाल के आर्थिक संघ, आधुनिक संवैधानिक व्यवस्थाएं इसी प्रकार की वैधता का क्रिएटर को बनाती है। मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर ने अपनी समाजशास्त्री दृष्टिकोण में वैधता के लिए परंपरागत योगदान दिया है। मैक्स वेबर ने वैधता के वितरणात्मक पक्ष का वर्णन किया है। मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक वैधता तब वैध होती है जब उसके प्रतिभागी इसमें कुछ विश्वास व्यक्त करते हैं। शासक के वैधता न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है, इसलिए कई विद्वान वैधता को ही न्याय मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर करना आवश्यक है। एक वैध सरकार अन्यायी हो सकती है, लेकिन एक न्यायपूर्ण शासन कभी भी अवैध नहीं हो सकता है। मैक्स वेबर आदर्श सत्ता के 3 प्रकार बताता है। ये सत्ता प्रकारों के समान है। सख्त धारक के शासन करने के अधिकार को अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो हम इसे औचित्यपूर्ण शक्ति या सत्ता या वैधता कह सकते हैं। तो एक तो है पारंपरिक सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी है करिज्मेटिक अथॉरिटी और तीसरी है लीगल रेशनल अथॉरिटी। तो पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। का स्पष्ट उदाहरण कबीलों या छोटे समूहों में पितृसत्तात्मकता
और वृद्धों का शासन जेरोंटोक्रेसी के रूप में देखा जा सकता है। पारंपरिक सत्ता की अवधारणा और विशेषाधिकार की वंशानुगत प्रणालियों से निकटता से जुड़ी हुई अवधारणा है। उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया, कुवैत और मोरक्को के वंशवादी शासन का अस्तित्व इस आधार पर है। फिर यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड और स्पेन में एक संवैधानिक रूप में राजशाही का अस्तित्व विद्यमान है। फिर कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, सत्ता का यह रूप किसी भी व्यक्तित्व की शक्ति पर आधारित होता है। नेता एक मसीहा होता है जो अचूक और निर्विवादित, इनफालेबल और अनक्वेश्चनेबल होता है। जनता नेता का अनुयायी बन जाती है जिसको नेता के समर्पण एवं आज्ञा पालन करना आवश्यक होता है। तो जैसे नेहरू, बुद्ध, ये सब इन इस प्रकार की अथॉरिटी, इवन जो मोदी जी की अथॉरिटी है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी ही है। लीगल नेशनल ब्यूरोक्रेसी या लीगल नेशनल अथॉरिटी, तो राजनीतिक सत्ता के इस प्रकार के तर्कसंगत नियम एवं स्पष्ट कानून होते हैं। एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सरकारी अधिकारी की शक्ति औपचारिक संवैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। क्योंकि यह सत्ता एक व्यक्ति की बजाय एक कार्यालय से जुड़ी होती है, इसलिए इसका दुरुपयोग होने पर या इसमें अन्याय को जन्म देने की संभावना बहुत कम होती है। रॉबर्ट डहल ने लेजिटिमेसी को सरकार के वर्गीकरण का बृहद आधार बनाया है। वह उच्च स्तरीय लेजिटिमेसी रखने वाली सरकारों को एक वर्ग में रखता है और उसे औचित्यपूर्ण व्यवस्थाएं कहता है, और दूसरे वर्ग में दुर्लभ या दुर्बल लेजिटिमेसी रखने वाली सरकारों को रखता है जो परंपरागत शब्दों में अत्याचार तंत्रों का प्रतीक। बेंथम की बुक है लेजिटिमेशन ऑफ पावर 1991 में। ये बेंथम वो वाला बेंथम, उपयोगितावादी वाला बेंथम नहीं, ये बीथम और उनकी पुस्तक है लेजिटिमेशन ऑफ पावर 1991 में आती है। ने सुझाव दिया है कि सत्ता को वैध तभी कहा जा सकता है जब यह लोकतंत्र के साथ 3 शर्तों की पूरी करे। पहला, स्थापित नियमों के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, चाहे यह औपचारिक कानूनी संहिताओं में शामिल हो या फिर अनौपचारिक सम्मेलनों में। दूसरा, इन नियमों को शासक व शासित द्वारा उचित मान्यता दी जानी चाहिए। और नेक्स्ट है, शासितों की सहमति की अभिव्यक्ति में वैधता शामिल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों हैबरमास, तो नेक्स्ट थिंकर है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, 1973 में बुक आती है लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो आधुनिक औद्योगिक समाज का समग्र चित्र रखते हुए हैबरमास ने उसे वैधता का अभाव, लैक ऑफ लेजिटिमेशन से संघर्षग्रस्त बताया है। उसने लिखा है कि मानवीय विश्व उत्पादन शक्तियों के विकास तथा सांस्कृतिक अंतःक्रिया या प्रैक्सिस से निर्मित होता है। इसमें रहकर मनुष्य सीखता तथा विचार विनिमय करता है। यदि यह प्रक्रिया बाधा रही चलती रहती है तो मनुष्य की आत्मचिंतन परक समझ यानी सेल्फ रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन वर्ड बढ़ती जाती है। इसी से राज्य व्यवस्था को वैधता, लेजिटिमेशन प्राप्त होता है। ऐसी वैधता स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं पर अंकुश की तरह होती है। खुला बौद्धिक एवं सांस्कृतिक वातावरण शासकों को मनमानी नहीं करने देता है। यही कारण है कि स्वेच्छाचारी शासक सबसे पहले वाद विवाद, आलोचना, स्वतंत्र संचार पर रोक लगाते हैं तथा अपने अनुकूल विचारों को थोपते हैं। विभिन्न विश्वव्यापी धर्मों, फॉर एग्जाम्पल जरदोश्त, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम आदि ने राज्य एवं समाज में व्याप्त असमानता को अनेक मध्यस्थ संगठनों, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म के माध्यम से चुनौती दी और उन्हें अपनी औचित्यपूर्ण सीमाओं में रहने को विवश किया। परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात ये मध्यस्थ संगठन चकनाचूर हो गए हैं। हैबरमास के अनुसार राज्य और समाज के मध्य विरोधाभास खुलकर सामने आ गया है। एक ओर स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के आधार पर निष्ठा और आज्ञा पालन की मांग करने वाला राज्य है, तो दूसरी ओर समाज की असमानताओं को सहारा देने वाला राज्य। इसी विडंबना से वैधता की दर्दनाक समस्या पैदा हो रही है। तो एक ओर स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समानता के आधार पर निष्ठा एवं आज्ञा पालन की मांग करने वाला राज्य है, दूसरी ओर समाज की असमानताओं को सहारा देने वाला राज्य। तो एक तरफ तो कैपिटलिस्ट स्टेट है, दूसरी तरफ वेलफेयरिस्ट स्टेट है। तो कैपिटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जो दोस्तों प्रॉफिट पर चलती है। हमने न्यू लिबरल्स को भी पढ़ा था, तो वो भी यही कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर प्रॉफिट सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर राज्य वेलफेयर का काम करना स्टार्ट कर देती है, और अमीरों पर टैक्स लगा के गरीबों में बांटना स्टार्ट कर देती है या गरीबों को सुविधाएं उपलब्ध कराना स्टार्ट कर देती है, इससे होता ये है कि जो पूंजीपति हैं कहीं ना कहीं उन पर जो आर्थिक रिसोर्स है उनका प्रॉफिट कम होता है, और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो पूंजीपति हैं उन पर टैक्स लगाना
बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। तो कुछ समय तक तो जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो सरकार की इन नीतियों का विरोध नहीं करते हैं और उनको एक प्रकार से सपोर्ट करना स्टार्ट करते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो तत्व हैं या लोक कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है राज्य की, वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। और क्योंकि कैपिटलिज्म प्रॉफिट पर आधारित व्यवस्था है और लोक कल्याण में कहीं ना कहीं उससे आप टैक्स वसूल रहे हैं और एक प्रकार से उनके संसाधनों पर रोक लगा रहे हैं, तो फिर एक समय के बाद ये चीज़ें एक डिसइक्विलिब्रियम या असमानता क्रिएट हो जाती है और जो कैपिटलिस्ट हैं अब सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। जब सपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो राज्य को अपने जो लोक कल्याणी कार्य, लोक यानी वेलफेयर के काम हैं, उनको बंद करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें गिरावट लानी पड़ती है। लेकिन अगर एक बार आपने कोई स्कीम शुरू कर दी, जनता को कोई फ्रीबीज स्टार्ट कर देना, तो आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। अब रोल बैक कर नहीं सकते हैं, कैपिटलिस्ट आपको सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी है। तो इससे क्या होता है, वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है क्यों? क्योंकि आपने इकोनॉमिक स्फीयर में कौन सी पॉलिसी ला दी है? इकोनॉमिक स्फीयर पे वेलफेयर की पॉलिसी ला दी है, जो कि जो कैपिटलिज्म है उसकी जो मूल विचारधारा है या मूल जो उसका मोटिव है, प्रॉफिट से मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार से एक वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। ग्रीस जैसे जो स्टेट एक प्रकार से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसी का परिणाम था कि वहाँ पर जो सरकार है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वेलफेयर पर खर्चा करना स्टार्ट कर देती है और कैपिटलिस्टों पर कैश लगाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब ईयू ने एक प्रकार से ग्रीस को बचाने के लिए उसके जो वेलफेयर के प्रोग्राम है उस पर रोक लगाने का प्रयास किया, तो वहाँ की जनता ने एक प्रकार से विद्रोह कर दिया और ग्रीस क्राइसिस आ गया। तो यही बात है कि वैधता का संकट अब उत्पन्न हो रहा है। तो नेक्स्ट है लेजिटिमेशन क्राइसिस इन वैधता का संकट। वैधता के लिए बेवेरियन दृष्टिकोण पर एक विकल्प नव मार्क्सवादी सिद्धांतकारों द्वारा विकसित किया गया है। रूढ़िवादी मार्क्सवादी वैधता को फर्जी मानकर उसे नकार देना चाहते हैं। उनके अनुसार यह एक बुर्जुआ मिथक से ज़्यादा कुछ नहीं है। नव मार्क्सवादियों ने ग्रामशी का अनुसरण करते हुए स्वीकार किया है कि पूंजीवाद को राजनीतिक समर्थन हासिल करने की क्षमता से समर्थन मिला है। मार्क्स ने उदार पूंजीवाद यानी लिबरल कैपिटलिज्म की जो उत्पादन संबंधी समस्याओं से घिर गया था आलोचना की थी। वर्तमान उन्नत पूंजीवाद एडवांस कैपिटलिज्म उत्पादन के बजाय औचित्यपूर्ण न हो पाने के कारण कष्ट से दुखी है। तो उदार और उन्नत पूंजीवाद में मूल अंतर यह है कि उदार पूंजीवाद अराजनैतिक था जबकि उन्नत पूंजीवाद राजनीतिक है और इसमें राज्य से बाहर इसमें राज्य ने बाजार को अपने हाथों में ले लिया है। किसमें? उन्नत पूंजीवाद में। उदार पूंजीवाद में उत्पादन एवं व्यवस्था टूटने का संकट था, किंतु इसमें वैधता के अभाव का संकट है। एडवांस कैपिटलिज्म में इस संकट को तकनीक विशेषज्ञ टेक्नोक्रेट्स नहीं सुलझा सकते हैं। इससे एक नवीन सार्वभौमिक संस्कृति विचारधारा सांस्कृतिक विचार विनिमय यानी यूनिवर्सल प्रैक्टिस के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। हेबरमास और क्लास ऑफे जैसे नव मार्क्सवादियों ने न केवल वर्ग व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है बल्कि उस तंत्र पर भी ध्यान दिया है जिसके माध्यम से वैधता बनाए रखी जाती है। वैधता बनाए रखी जाती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, पार्टी प्रतियोगिता के द्वारा, कल्याण एवं सामाजिक सुधार के द्वारा। उनकी जो पुस्तक है हेबरमास की लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973 में आती है, में हेबरमास ने पूंजीवादी समाजों के भीतर संकट प्रवृत्तियों की एक श्रृंखला की पहचान की है जो उनके लिए केवल सहमति के माध्यम से वैधता बनाए रखना कठिन बना देती है। हेबरमास ने तर्क दिया है कि इस तनाव के केंद्र में एक ओर पूंजीवादी संचयन के तर्क और दूसरी ओर जनतांत्रिक राजनीति द्वारा फैलाए जाने वाले लोकप्रिय दबावों के बीच विरोधाभास और संघर्ष है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल लाभ कमाने से प्रेरित होकर विस्तार करना चाहती है। ऐसी प्रणालियों के भीतर वैधता बनाने के प्रयास में राजनीति एवं सामाजिक अधिकारों के विस्तार में पथ संतुलनकारी दबावों को प्रेरित किया जाता है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने सामाजिक कल्याण के साथ साथ लोकप्रिय भागीदारी एवं सामाजिक समानता के लिए बढ़ती मांगों को जन्म दिया है। फिर भी आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में राज्य की जिम्मेदारियों का परिणामी विस्तार, कराधान एवं सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि ने लाभ के स्तर को सीमित करके तथा उद्यम को हतोत्साहित करके पूंजीवाद के संचय को बाधित विरोध किया। तो हेबरमास के अनुसार पूंजीवादी लोकतंत्र सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी अधिकारों के लिए लोकप्रिय मांगों और निजी लाभ पर आधारित बाजार व्यवस्था की आवश्यकता दोनों को स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो आप या तो वेलफेयर ही कर सकते हैं या तो आप फिर कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसको आप ग्रो कर सकते हैं या उसको आप समर्थन दे सकते हैं। दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो
ऐसे समाज में वैधता बनाए रखना कठिन और असंभव होगा। जहां दबावों का विरोध किया जाता है, वह आर्थिक पतन का जोखिम उठाया गया। इस विचारधारा में सबके खुलकर भाग लेने पर ही एक लाभकारी सामूहिक इच्छा या संस्कृति का प्रादुर्भाव होगा। इसमें सभी व्यक्ति आत्मचिंतन करते हुए व्यापक मत को प्राप्त करेंगे। इसमें उनका आलोचना या समीक्षा करने का अधिकार निरंतर बना रहेगा। हैबरमास के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि औचित्यपूर्णता की समस्या पश्चिमी विकसित देशों में भी बहुत गहरी बनी हुई है। 1970 के दशक में सरकार की एक समस्या की पहचान अधिभार ओवरलोड के रूप में की गई। एंथनी किंग एवं रिचर्ड रोज जैसे लेखकों ने तर्क दिया कि सरकारों को अधिक मांगे आ जाने के कारण शासन करने में कठिनाई हो रही। 1980 दशक में नए दक्षिण पंथ न्यू राइट्स का उदय वैधीकरण या अधिभार के संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। यह न्यू राइट्स एक हेजेमोनिक प्रोजेक्ट के बराबर था, जिसने व्यक्तिवाद समर्थक और बाजार समर्थक मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रतिद्वंदी समूह को स्थापित करने की कोशिश की। न्यू राइट ने एक ऐसे सार्वजनिक दर्शन का गठन किया जिसने कठोर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया एवं नैनी स्टेट का विरोध किया। वैधता का संकट लेजिटिमेशन क्राइसिस के कारण क्या है? तो नवीन विचार, मूल एवं आस्थाएं, नवीन गुटों एवं समूहों का राजनीति व्यवस्था में प्रवेश, पुरानों द्वारा विरोध, राजनीति व्यवस्था की क्षमता पर शंकाएं और सांस्कृतिक परंपरा में प्रशासनिक हस्तक्षेप के अनपेक्षित दुष्प्रभाव। वैधता अर्जित करने के उपाय: पहला है परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, विचार विमर्श एवं सहमति के आधार पर निर्णय लेना, बहुमतता यानी बड़े समूह का समर्थन प्राप्त करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देना, विचारधारा का प्रसार करना, क्योंकि विचारधारा की शक्ति ही राजनीतिक शक्ति को वैधता प्रदान करती है और व्यवस्थित सीमाएं होनी चाहिए। थ्योरीज ऑफ लेजिटिमेसी, वैधता के सिद्धांत। तो पहला है लिबरल थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी। तो ये वैधता का उदारवादी सिद्धांत है। यह व्यक्तिवाद एवं व्यक्ति की संतुष्टि पर बल देता है। तो ये अधिकार, स्वतंत्रताएं, लोकतंत्र वैधता के लिए आवश्यक है ऐसा मानता है। नेक्स्ट है डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी, वैधता का संभारण सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है डेलिब्रेटिव थ्योरी, विमर्श मूलक सिद्धांत। समर्थक कौन है? हैबरमास है। मुख्य विचार क्या है? आइडियल स्पीच सिचुएशन एंड आइडियल स्पीच कम्युनिटी। ये लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक है इनकी, 1973 में आती है। द एगोनल थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी, अंतकाल या फैलाव का सिद्धांत। प्रतिपादक है इसके विलियम कोनोली। उन्होंने क्रिटिकल लेजिटिमिज्म का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है। फिर एगोनल थ्योरी क्या है? वैधता निर्माण में विविधता, बहुसंस्कृतियों का समर्थन तथा स्पेस टू अदर पर विश्वास किया जाता है। आलोचनात्मक वैधतावाद यानी क्रिटिकल लेजिटिमिज्म का तात्पर्य है वैधता स्थापन में बहुसंख्यकवाद और बहुसंख्यक सहमति की ये पर्याप्त नहीं है। आपको कहीं न कहीं जो सभी लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका भी समर्थन लेना पड़ेगा। महत्वपूर्ण शब्दावली, तो लेजिटिमस ये शब्द का प्रयोग किस लोग करते हैं। फिर स्टर्नबर्जर ये नॉमिनस लेजिटिमेसी यानी दैवी वैधता की बात करते हैं। नागरिक वैधता, सिविल लेजिटिमेसी की बात करते हैं। मैक्स वेबर तो ये पारंपरिक सत्ता यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी यानी करिश्माई सत्ता और तर्क संगत सत्ता यानी लीगल रेशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। फिर हैबरमास तो ये वैधता का अभाव, लेजिटिमेशन क्राइसिस का कॉन्सेप्ट देते हैं। हेनरी किसिंजर सख्त के बिना वैधता कोरा आडंबर है। रॉबर्ट डाहल राइटनेस ऑफ डिसीजन और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दो प्रकार के वर्ड का उपयोग करते हैं। फिर जो पुस्तकें हैं तो लिपसेट की है द पॉलिटिकल मैन 1964 में आती है। बीथम की द लेजिटिमेशन ऑफ पावर 1991 में आती है। फिर बुकानन की या एलन बुचनन की है जस्टिस, लेजिटिमेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन 2003 में आती है। हैबरमास की है लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973 में आती है। जे एच स्कार की पुस्तक है लेजिटिमेसी इन मॉडर्न स्टेट 1981 में आती है। ब्रूस गिली इनकी पुस्तक है द राइट टू रूल हाउ स्टेट विन एंड लूज लेजिटिमेसी। तो यहाँ से हमारा जो लेजिटिमेशन वैधता का चैप्टर है समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। 16 जून को पेपर है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप कमर कस लीजिए और पढ़ते जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।